नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध मिश्रा इस कॉन्सेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। खास तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार बीपीएससी के 67वीं एग्जामिनेशन को दे रहे हैं और उन सभी अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं ज्योग्राफी में मेरे मदद की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा एक ड्यूटी बनता है कि ज्योग्राफी के इस हिस्से को आप तक पहुंचाऊं और ज्योग्राफी के प्रीलिम सेक्शन में जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन के करीब ज्योग्राफी से आते हैं, वहां आप सहज महसूस करें, आसानी से प्रश्नों का जवाब दे पाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमने दिया है ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट मेड इजी, यानी कि भूगोल की जितनी भी संकल्पनाएं, जितने तथ्य हैं वो आसानी से आप समझ पाएं। और खास तौर पे वो अभ्यर्थी जो बिहार का एग्जाम दे रहे हो, 67th का एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसमें दो उद्देश्य निहित है। एक ही उद्देश्य ये है कि आप प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन बना लें। दूसरा ये है कि ज्योग्राफी के प्रति आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, जिससे कि आसपास की चीजों को आप समझ पाएं और उसकी आसानी से व्याख्या कर पाएं। तो ये दोनों ही उद्देश्यों को लेकर मैं इसको शुरू कर रहा हूं, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट मेड इजी, राइट। अब देखिए, यहां पे जो कोई भी कॉन्सेप्ट जब भी हम आप तक पहुंचाते हैं, एक क्लास का हिस्सा बनता है, तो उस कॉन्सेप्ट का, उस लेक्चर का एक स्ट्रक्चर होता है कि किन बिंदुओं पे हम मुख्यतः एम्फेसिस देने जा रहे हैं और किन चीजों को पढ़ के, समझ के उस विषय वस्तु पे हम क्षमता का विकास कर सकते हैं और उस एरिया में विशिष्ट बन सकते हैं, वेरी स्पेशल बन सकते हैं, जो आपको अन्य अभ्यर्थियों से अलग बनाता है, आपको उस विषय में आपको मास्टर बनाता है। तो हम इन अप्रोच को फॉलो करेंगे। प्लीज मैं इस एरिया पे आ रहा हूं, इसको ध्यान दें कि किन किन अप्रोच को हम फॉलो करके एक पर्टिकुलर टॉपिक में, एक डिफरेंट सिलेबस एरियाज में हम अपने को सहज महसूस कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी का निर्माण कर सकते हैं। हमने जो अप्रोच अपनाया है उसमें ये अपनाया है कि सबसे पहले हम उस चैप्टर से रिलेटेड प्रत्येक दिन हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे और पहला काम ये होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सामने लाना। आमतौर पे देखिएगा कि एक ही चैप्टर्स का जो क्वेश्चन होता है यूपीएससी में कुछ बहुत ही अलग अंदाज से पूछेगा, यूपीपीसीएस में उसके कुछ अलग अंदाज होंगे, लेवल अलग होगा, एमपी का कुछ अलग होगा, और हमारे जो बिहार का जो सिलेबस है वहां पे जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो किस लेवल पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न से रूबरू होना कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कितने डेप्थ तक पूछा जाता है, उस चीज को पहले देख लेंगे कि आज तक मरुस्थल चैप्टर से, डेजर्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पहला एस्पेक्ट हुआ। दूसरा ये हुआ अब उस चैप्टर के अंदर आना कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज हम अब पढ़ लें तो हम सभी प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा और हम डिफरेंट एरिया के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले क्या है, डेजर्ट का प्रकार पढ़ लीजिए, टाइप। तो टाइप से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होगा कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में अक्षांशीय स्थिति में कहां उनका लोकेशन है। दूसरा है उसका लोकेशन। लोकेशन का संबंध हमेशा मैप से है। लोकेशन ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण होता है, उसका संबंध हमेशा मानचित्र से होता है। तो जितनी प्रकार के मरुस्थल होते हैं उसका एक वर्ल्ड मैप लिया, उस सभी डेजर्ट को वहां लोकेट कर दिया, फिर लॉजिक ढूंढे कि वो मरुस्थल वहां पे क्यों है, तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो सेकेंड वर्क है जो आमतौर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बहुत ही बड़ा कोर एरिया होता है, वो मैप लोकेशन होता है। उस डेजर्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेट करके देख ले मैप पे, तो मैप लोकेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हर एक प्रकार के मरुस्थल की अपनी विशेषता होती है, उस विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है। आप उस मरुस्थल के जितने एस्पेक्ट हैं, विशेषता है, विशेषताओं को हम हाउ कहते हैं, कैसे, तो मरुस्थल किस रूप में है, कैसे है, उसको आपने जान लिया
तो आप उसका विशेषता जान गए। और द लास्ट थिंग है कि उस मरुस्थलीय क्षेत्र में जनजीवन कैसा है। आमतौर पे जनजातियों से क्वेश्चन आता है, उस मरुस्थल में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं और उनके जीवन का आधार क्या है। तो इन एस्पेक्ट को लेके मैं इन टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। आप देखेंगे कि जो एरिया है उस चीज में हम शुरू कर रहे हैं कि मरुस्थल के 5 एस्पेक्ट आपको समझ में आ जाए और उसके आधार पे हम विश्व के जितने भी डेजर्ट एरिया हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लें, उसके विभिन्न पहलुओं को पढ़ लें, तो फिर यहाँ से जर्नी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहला चीज बता दिया कि इस लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रीवियस ईयर पेपर, टाइप्स ऑफ डिजिट, लोकेशन ऑफ डिजिट, द फीचर्स ऑफ डिजिट एंड द लास्ट वन ह्यूमन लाइफ। इतने ही 5 एस्पेक्ट को अगर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं, एक चैप्टर से अगर आपको कोई गलती ना होगा तो टोटल 40 चैप्टर्स हैं। आज तक जितने बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के मेजर 40 टॉपिक से पूछे गए हैं, जो आपको सम ऑफ द एनसीईआरटी टॉपिक से बनता है, कुछ मैपिंग से बनता है। तो इन चीजों को अगर हम सप्ताह में 2 दिन मिलकर कर लें तो हम सभी के सभी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं। स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं। इसमें पहला हिस्सा ये है कि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सामने लाए जो बीपीएससी में पूछा गया आज तक। इसमें देखिए कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। अब देखिए तकला मरुस्थल जो है, ये जैसे आप देखते हैं हमारा ये कश्मीर का एरिया है और ये नॉर्दर्न एरिया है, यहां से चाइना शुरू होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हिमालय है, कुल्लू सान है, फिर तीन सान है, अल्ताई सान है। तो ये पश्चिमी चाइना के पर्वत हैं और इन पर्वतों के बीच में इन मरुस्थल का विकास हुआ है। तो देखिएगा कि यहाँ पे तिब्बत का पठार है, उसके बाद तकला मकान मरुस्थल है। तो इस मैप के दौरान हमने ये देखा कि पश्चिमी चीन में 2 पर्वतों के बीच में तकला मकान मरुस्थल है और जो यहाँ ऑप्शन आता है वो आता है चाइना। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट है जो आपने करेक्ट आंसर को चुना और मैप पे दिखा लिया कि इसका लोकेशन वेस्टर्न चाइना में है, कुल्लू सान और तेन सान पर्वत के बीच में ये स्थित है। सो फर्स्ट काम आपका हो गया। सेकंड ये है कि 3 जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, क्या वहां भी डेजर्ट है क्या। तो वहां पे देखें कि मंगोलिया है, आपका चाइना का नॉर्दर्न एरिया रूस के बीच में छोटा सा देश मंगोलिया है। तो यहां पे देखिएगा कि गोबी डेजर्ट है। तो अगर नेक्स्ट ऑप्शन जब कभी अब दूसरे पेपर को बनाएंगे तो आपको गोबी डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान का जो एरिया है वहां काराकुम किजिलकुम है, डेजर्ट है। तो इस तरह जो है हम हर एक ऑप्शन में अगर कोई डेजर्ट अवेलेबल है तो उसको हमने दिखा दिया और फिर वहां से दूसरी क्वेश्चन पे चल पड़े। तो हमने पहला आपको बताया अप्रोच, जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके जितने ऑप्शन हैं उन ऑप्शंस में अगर कोई डेजर्ट लोकेटेड है, कोई विशेषता निहित है, तो उसको वहां पे लिख दीजिए। उससे ये होगा कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके 4 डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन है विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। विक्टोरिया मरुस्थल का जो ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, भारत, उत्तर अफ्रीका। अब यहां पे देखिए उन्होंने क्या किया कि अब 5वें ऑप्शन तक ले आया है कि इसमें से कोई नहीं, तो स्टूडेंट्स के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यहां पे देखिएगा कि विक्टोरिया मरुस्थल, यहां पे ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी एरिया है यहाँ पे, वहां पे आपको विक्टोरिया मरुस्थल नजर आएगा। भारत में यहाँ पे थार डेजर्ट है, उसको लोकेट कर दी तो हो जाएगा। उत्तर अफ्रीका में यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट है, इसको लोकेट कर दीजिए तो हो जाएगा। और मिस्र में यहाँ पे नूबियन डेजर्ट है, यह हमने पढ़ाया हुआ है आपको। जब कभी पहले प्रीलिम्स का क्लास किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने इन सभी डेजर्ट को आपको
कहीं न कहीं उस क्लास के दौरान बताया है। तो सबसे पहला अप्रोच जो हमने अभी पूरा किया वो ये है कि जो पिछले वर्ष का एमसीक्यू क्वेश्चन है उससे आपको ट्रेंड पता चला, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ये अप्रोच आया कि हम उसको जब सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर बनाएं, तो उसके जितने एस्पेक्ट हैं, अदर ऑप्शंस हैं, उसके बारे में लिख जाएं, तो वो आपको मदद करेगा। अब बात आता है कि ये तो है प्रीवियस ईयर का पेपर, जिससे हमने ये पता किया कि जो क्वेश्चंस है कितनी गहराई तक पूछे जाएंगे, किस लेवल तक पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है बुलेट टाइप का है, 1 2 3 4 वाले ऑप्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ कि कहाँ लोकेटेड है, नहीं। तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसकी सम गहराई तक जाके उस एरिया को थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज को हमने पूरा किया अभी तक। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज में ये है कि पहले जो है हम डेजर्ट के प्रकार को पढ़ लें। द टाइप्स ऑफ डेजर्ट हमने अभी मैप लाया था, ट्रॉपिकल डेजर्ट सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले टाइप्स ऑफ डेजर्ट कर लें, फिर उन एस्पेक्ट पर जाएं। तो देखिएगा कि हमारे पूरा विश्व है, इस तरह का पूरा ग्लोब है। यहां पे देखिएगा कि अक्षांशीय स्थिति से इस तरह की स्थिति बनती है। ये पोलर एरिया है। यहां पे देखिएगा कि ट्रॉपिकल एरिया है। इक्वेटर के बाद जो एरिया होता है ट्रॉपिकल एरिया होता है 30 तक, और यहां पे जो है 30 to 45 या 60 तक ये टेम्परेट एरिया है। तो जितने लैटिट्यूडनल एरिया है उतने मरुस्थल होते हैं उस डिफरेंट प्रकार के। यहां देखिएगा ये शीत मरुस्थल होगा, यहां पे शीतोष्ण मरुस्थल होगा, और जो ट्रॉपिकल एरिया है 10 डिग्री के बाद 30 डिग्री तक वो जो होगा आपको उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। तो पूरे विश्व में मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। एक मरुस्थल को हम शीत मरुस्थल कहते हैं जो पोलर एरिया में होता है। यहां पे थोड़ा सा और भी समझ के चलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यह जो ध्रुवीय क्षेत्र में मरुस्थल है वो अक्षांशीय रूप से शीत मरुस्थल है। पहले चीज को नोट करना चाहिए तो उसको लिख लीजिए। जो उच्च अक्षांशीय मरुस्थल होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के मरुस्थल होते हैं, वो आपको शीत मरुस्थल होते हैं। चूंकि वहां सूरज की रोशनी है कभी भी लंबवत नहीं होती है, वहां पे सूरज की रोशनी तिरछी जाती है और तापमान हमेशा कम रहता है। ऐसी स्थिति में परमाफ्रॉस्ट कंडीशन रहता है, हमेशा बर्फ जमा होता है और उस एरिया में जल की कमी रहती है। तो उस मरुस्थल को हम ध्रुवीय मरुस्थल, शीत मरुस्थल कहते हैं। दूसरा कंडीशन और भी आता है कि विश्व का और भी कोई एरिया जहां पर्वत है और पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई अगर 4500 मीटर से ज्यादा है तो वहां पे शीत मरुस्थल होते हैं। उसका संबंध ऊंचाई से होता है, एल्टीट्यूड से होता है। देखिएगा बिहार के क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है कि ये हमारा कश्मीर का एरिया है और यहाँ पे लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है। तो लद्दाख का संबंध ध्रुव से बिल्कुल ही नहीं है। लद्दाख का संबंध ऊंचाई से है, चूंकि उस एरिया की ऊंचाई ऑलमोस्ट 4500 से ऊपर है, तो वहां पे हमेशा बर्फ जमा रहता है और यह एक एल्टीट्यूड रिलेटेड डेजर्ट है। सो देखिए पहले का संबंध जो है वो लैटिट्यूड से है, अक्षांश से है, और जो पर्वतीय क्षेत्र में आइस कैप होते हैं, डेजर्ट होता है, उसका संबंध एल्टीट्यूड से होता है। सो लद्दाख एक ऊंचाई से संबंधित मरुस्थल है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो अक्षांश से संबंधित है। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि जो पोलर डेजर्ट है, ध्रुवीय मरुस्थल है, वो किस प्रकार होते हैं, कहाँ होते हैं। सो जहां पर भी अक्षांश 66.5 डिग्री से ऊपर है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, वहां पे इस तरह के मरुस्थल आते हैं। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण, दैट इज टेम्परेट डेजर्ट। तो टेम्परेट डेजर्ट को देखिएगा,
एक ऐसा डेजर्ट जिसका लोकेशन मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होगा, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच होगा, तो उसको हम टेम्परेट डेजर्ट कहेंगे, शीतोष्ण मरुस्थल कहेंगे। अब देखिए यहां पे मैप वर्क करना जरूरी है, उन चीजों को बताना जरूरी है कि टेम्परेट डेजर्ट जो है हम किसको कहेंगे। पहले परिभाषा कर दूं, फिर मैं लोकेशन आपको बताऊं कि टेम्परेट डेजर्ट जो है वो हमेशा 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में आएगा, और ये दो क्षेत्रों में आएगा। एक मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में आएगा, मिड कॉन्टिनेंटल एरिया में आएगा, या फिर महाद्वीप के पूर्वी तट पर आएगा। कहां होगा? इन द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट, और या तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में होगा। अगर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके मैप वर्क करना आसान हो जाएगा। जैसे कहा कि मरुस्थल जो होगा, पोलर डिजर्ट होगा, वो आपको ध्रुवीय क्षेत्र में होगा। ठीक उसी तरह जो शीतोष्ण मरुस्थल होगा, टेम्परेट डिजर्ट होगा, वो आपका मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में होगा, जैसे कि गोबी डिजर्ट आप देख रहे होंगे, और पूर्वी तट पर होगा, जैसे कि आप पैटागोनिया डिजर्ट देख रहे होंगे। इसकी लोकेशन पे चर्चा करेंगे, तो हमें ऐसा कोई लॉजिक आ जाए कि टेम्परेट डेजर्ट का लोकेशन कहां होगा, स्थिति कहां होगी। तो टेम्परेट डेजर्ट हमेशा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में होते हैं या फिर पूर्वी तट पे होते हैं। नाउ कम्स द थर्ड वन, दैट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बारे में कॉन्सेप्ट की बात तो करेंगे ही, हम इसकी फैक्ट्स की बात पहले करेंगे कि जैसे देखो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये इक्वेटर है, तो हमेशा इस डेजर्ट का जो लोकेशन होगा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होगा, और 10 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच होगा। तो जैसे हमने कहा कि टेम्परेट डेजर्ट जो लोकेशन होगा वो मध्य में होगा और महाद्वीप के पूर्वी भाग में होगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में पहली बात जाननी है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट का लोकेशन हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 10 to 40 डिग्री लैटिट्यूड का होगा। तो इसको लिख लीजिए, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होते हैं, और उसका अक्षांश 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। पहला मरुस्थल हो गया जो शीत मरुस्थल हो गया, जैसे लद्दाख इंडिया का या अंटार्कटिका, ऐसा क्या हो गया जिसको हमने कहा कोल्ड डेजर्ट। सेकेंड हमने कहा टेम्परेट डेजर्ट, उसके लोकेशन को बताया, फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट के लोकेशन को बताया। अब हमारा ये काम बनता है जो ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको पहले कर लें। तो पहले मैं आपको ले चलता हूं इस पीछे वाले मैप पे। यहां पे देखिए कि एक स्थिति दिया हुआ है जहां पे विश्व में मरुस्थलों को दिखाया गया है, पर्टिकुलरली उस मरुस्थल को दिखाया गया है जो ट्रॉपिकल एरिया में है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस चीज की बात कर ले, हम लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं पर्टिकुलर एक कलर लूं। इसमें देखिएगा जो अमेरिका के पश्चिमी भाग में यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसको हम कैलिफोर्नियन डेजर्ट कहते हैं। कैलिफोर्निया है इसलिए इसको बोलते हैं कैलिफोर्नियन डेजर्ट, राइट, या उसको हम मोहेब डेजर्ट भी कहते हैं। उसी एरिया को हम सोनारन डेजर्ट भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हो गए, सोनारन भी हो गया, सोनारन डेजर्ट भी हो गया, मोहेब डेजर्ट भी हो गया। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी एरिया में मरुस्थल है ट्रॉपिकल डेजर्ट, उसका हमने एक ही मरुस्थल के कई नाम बताए। चूंकि कैलिफोर्निया में है इसलिए उसको बोलते हैं कैलिफोर्नियन डेजर्ट। अदर नाम जो है उस स्थानीय चीजों से जुड़ा हुआ है जिसको हमने कहा मोहेब डेजर्ट या सोनारन डेजर्ट। यहाँ पे देखिएगा कि इतना बड़ा सीडेड एरिया है, मैं सिर्फ इस एरिया को सामने लेता हूं जो उत्तरी चिली है, सम पार्ट का पेरू भी कहिए उसका। यहाँ पे जो डेजर्ट है उसे हम अटाकामा डेजर्ट कहते हैं, अटाकामा डेजर्ट कहते हैं। सो चिली के उत्तरी भाग में, यहाँ पूरा ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती और दक्षिणी नहीं, चिली का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें जो डेजर्ट है उसको बोलते हैं हम
अटाकामा डेजर्ट। सो यहाँ पे प्रीलिम्स पास करने के लिए मैं आपको सबसे पहला क्लू बताता हूं कि आपको लोकेशन का सारा पॉइंट्स याद हो। जैसे हम तकला माखन डेजर्ट अभी उन्होंने पूछा, विक्टोरिया डेजर्ट पूछा, ऐसे ही आपको नाम पहले याद हो। बिहार के लिए खास तौर पे मैं बताता हूं कि लोकेशन क्लियर हो। सो ये हुआ कैलिफोर्नियन डेजर्ट, फिर हो गया सोनारन डेजर्ट, उसी को मोहेब डेजर्ट कहा। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है। अब अटाकामा डेजर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये विश्व का एक ड्राइएस्ट डेजर्ट है, शुष्कतम मरुस्थल है जहां पे वर्षा बहुत ही कम होती है। तो इसको इस रूप में लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है और यहाँ पे कई डेजर्ट हैं। पूरी उत्तरी अफ्रीका बहुत शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे मैप में ये दिखाया गया है ड्राई एंड सेमी ड्राई एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एरिया आता है जिसको हम सहारा कहते हैं। सहारा डेजर्ट सभी को याद होता है। उत्तरी अफ्रीका का जो एरिया है उसको हम सहारा डेजर्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाया था उसको आप याद कीजिए कि हमने लिखा था मिस्र में नूबियन डेजर्ट है। ये नूबियन मरुस्थल है। तो नूबियन मरुस्थल जो है ये दोनों ही देश में है, मिस्र में भी है और सूडान में भी है। उसका लोकेशन जो है स्ट्रेच है, एरिया है। तो आप ये दोनों ऑप्शन जब आए तो उसको पूरी गंभीरता से देख के तब सॉल्व कीजिए। सो नूबियन डेजर्ट लोकेटेड इन इजिप्ट ऑल्सो एंड सूडान ऑल्सो। यहाँ पे देखिएगा अफ्रीका का जो यहाँ एक एरिया है जहां पे सभी बच्चे गलती किया करते हैं आमतौर पे एग्जामिनेशन में, चूंकि वहां आप बड़ी जल्दी में होते हैं, क्वेश्चन टिक किया आगे बढ़ा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये दो डेजर्ट हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है इसको हम नामीब डेजर्ट कहते हैं। चूंकि नामीबिया में है इसे इसका नाम हुआ नामीब डेजर्ट। और जो सूडान और मिस्र में है उसको नूबियन कहते हैं। यहां पे क्या हुआ, नामीब डेजर्ट है। लेकिन जो अंदर का एरिया है वहां पे देखिएगा कालाहारी डेजर्ट है। सो कालाहारी डेजर्ट का जो लोकेशन है वो बोत्सवाना में है। आमतौर पे देखिएगा जो आपके ऑप्शन आएंगे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिएगा और आप ही करने के लिए बैठिए तो आपको लगेगा कि हम गलती कर चुके हैं। वहां पे ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका रहता है और मोस्ट ऑफ बच्चे कम से कम 50% जरूर बोत्सवाना की जगह पे दक्षिण अफ्रीका टिक करके चले आते हैं जल्दी में। अगर आप थोड़ी देर रुकिए तो देखिएगा कि आपको इंफॉर्मेशन याद आ जाएगा कि कालाहारी डेजर्ट का जो एक्चुअल लोकेशन है वो मध्यवर्ती क्षेत्र में है, वो आपका बोत्सवाना का एरिया बनता है। तो इधर देखिएगा कि जितने भी महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र में डेजर्ट है और एक मैप बना के उसके सामने लिस्ट बना के आप उन चीजों को नोट कर लीजिए। नंबर 1 हमने बता दिया कैलिफोर्नियन डेजर्ट, सेकंड हमने बता दिया अटाकामा डेजर्ट, थर्ड हमने बता दिया सहारा डेजर्ट, द फोर्थ वन नूबियन डेजर्ट, फिफ्थ वन कालाहारी डेजर्ट एंड सिक्स्थ वन दैट इज नामीब डेजर्ट। तो ये अफ्रीका और अमेरिका हो गया। अब आते हैं हम एशिया के क्षेत्र में जो एशिया का अफ्रीका से ईस्टर्न एरिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं उस डेजर्ट की चर्चा सिर्फ कर रहा हूं जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। तो आप अपने नोटबुक में जहां कभी नोट कर रहे होंगे तो वहां जो हेडिंग डालिए वो ये डालिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। तो उसमें यहां पे देखिएगा इस एरिया में एक एरिया आएगा जिसको बोलते हैं रब अल खाली डेजर्ट। तो यहां पे देखिएगा जो सऊदी अरब का एरिया है वहां पे रब अल खाली डेजर्ट है। और यहां पे नॉर्दर्न एरिया में देखिएगा इस एरिया में आएगा उसको हम कहते हैं अल नफद लिखा होगा एटलस में भी। और जब कभी आपको भ्रांति हो, जब कभी ऐसा लगे कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एटलस को यूज करें। तो एटलस में उसको दिखा के सबसे पहला काम है प्रीलिम्स पास करने के लिए कि उस लोकेशन को क्लियर कर लीजिए, उसको दिखा लीजिए मैप पे। सो रबल खाली डेजर्ट अल नफद डेजर्ट को ऐसे दिखा लीजिए। फिर देखिए ट्रॉपिकल डेजर्ट के सीरीज में यहाँ पे ईरान का एरिया आता है और ईरान के उत्तर और दक्षिण में 2 डेजर्ट हैं। उस डेजर्ट को हम कहते हैं दस्ते कबीर
और दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-लुत। तो अब देखिए दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-कबीर, चूंकि बालू का क्षेत्र है इसलिए दस्त-ए-कबीर एंड दस्त-ए-लुत कहा गया। वहां पे देखिएगा कि ईरान का जो नॉर्थ एंड साउथ एरिया है उन दोनों एरिया में माउंटेन्स है और उसके बीच एरिया में वर्षा कम होती है, जिसके कारण ये मरुस्थल का विकास हुआ, दस्त-ए-लुत एंड दस्त-ए-कबीर। यहाँ पे जो आप जनरल मरुस्थल को याद करते हैं उसमें जो ऑड मरुस्थल है जिसको आप कभी नहीं पढ़ते हैं उसको पढ़िए। जैसे देखिए तकलामाकन, विक्टोरिया और तकलामाकन को अगर आप जज करेंगे तो विक्टोरिया डेजर्ट तो कभी आपको देखा भी होता है, पढ़े होते हैं, तकलामाकन को बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे में कहता हूं कि जो डेजर्ट, जो कंडीशन आपने कभी नहीं देखा हुआ है, जो चीजों पे चर्चा नहीं हुई है, जिसको कभी आपने याद नहीं किया है, उसको पहले याद कीजिए। जैसे हमने कहा अल नफर डेजर्ट, रब्बल खाली डेजर्ट, दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-कबीर, लगेगा कि ये थोड़ा ज्यादा है लेकिन याद करना है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये एरिया हुआ ट्रॉपिकल डेजर्ट का। फिर यहां पे जाइएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा ये एरिया विक्टोरिया डेजर्ट कहलाता है। ये एरिया विक्टोरिया डेजर्ट है, विक्टोरिया मरुस्थल है। तो विक्टोरिया मरुस्थल का एक बड़ा सा हिस्सा उसे बोलते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ऐसा कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस मरुस्थल को ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहते हैं। सो विक्टोरिया मरुस्थल एक छोटा हिस्सा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बड़े मरुस्थल का। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल को हम ग्रेट सैंडी डेजर्ट के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए आपके पास मैं नंबर दे दूं तो ज्यादा अच्छा है। यहां तक हमने नंबर दिया हुआ था 6 तक, 7, 8, 9, 10। हमारे इंडिया का थर्ड डेजर्ट भी 11 और ये 12, तो 1 दर्जन डेजर्ट हमने याद किया। अगर इतने डेजर्ट को आपने लोकेट कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को जानते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया कि विश्व के कौन कौन से ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसे मैं मैप डील कर रहा हूँ वैसे भी आप मैप ड्रॉ कीजिए और उसको लोकेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप पे लाया था। आप लोग जब प्रैक्टिस करें ट्रॉपिकल डेजर्ट को तो मेरे जैसे करें। जैसे मैं इस ट्रॉपिकल डेजर्ट को आपको बता रहा हूँ तो करना क्या है कि इस ट्रॉपिकल डेजर्ट का एक एरिया कुछ ऐसे कलर ले लीजिए, एक रफ हैंड मैप बनाइए, इस तरह का फ्री हैंड मैप बनाइए। अगर आपके पास स्टेंसिल वाले मैप है, प्रिंटेड मैप है तो उसको भी बना सकते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपको इसे याद करना है कि विश्व में ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन है, कहाँ है। तो सबसे पहले लिख दीजिए कि ये कहाँ पे होगा, लोकेशन क्या होगा, 10 to 30 वेस्ट में होगा, पश्चिमी मार्जिन में होगा। एक बात हो गई। अब यहाँ पे नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ईरान को कर दीजिए 9, 10। हमारे इंडिया का डेजर्ट थर्ड डेजर्ट को 11 कर दीजिए और ग्रेट सैंडी डेजर्ट विक्टोरिया डेजर्ट को 12 कर दीजिए। अब देखिए आपके पास सबसे बड़ी चीज है कि पूरे विश्व के मानचित्र का इमेज है, मेंटल मैप है। अगर उसमें आपने उसको पुट कर दिया, वहां पे डाल दिया, टू द पॉइंट उसको लिख दिया, तो वो इमेज आपको एग्जामिनेशन में याद करा देगा कि ये डेजर्ट यहाँ पे है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। तो 12 डेजर्ट, मेजर डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे पहला एरिया होता है कि वो डेजर्ट है, उससे लॉजिक बेस्ड कभी कभी जो टफ क्वेश्चन आते हैं, बुलेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, जो स्टेट पीसीएस होता है। मैं खास तौर पे जो अभी मैं आपको डील कर रहा हूँ, मैं बिहार को टारगेट करके बता रहा हूँ कि वहां वो क्वेश्चन कहाँ तक जा सकता है। पहला ये जा सकता है कि कहाँ किस अक्षांश पे है, दूसरा ये जा सकता है लोकेशन कहाँ है,
दूसरा, उस डेजर्ट का जो है मेन जो रीजन है उसकी ओरिजिनेशन का, वो ट्रेड विंड है। सभी जगह पे जो ये विंड आ रहा है पूरब से ईस्ट टू वेस्ट सभी एरिया में, तो देखोगे जो पूरब से जो विंड आता है, व्यापारिक पवन आता है, तो महासागर से आएगा और जिसके कारण पूर्वी तट पे वर्षा हो जाएगी। और जब विंड क्रॉस करेगा, पश्चिम की ओर जाएगा, तो उसमें आर्द्रता खत्म हो जाएगा। वहां पे जो मॉइस्चर खत्म होगा, जब मॉइस्चर नहीं हो तो वर्षा नहीं होती है। तो देखिएगा कि ये जितनी भी डेजर्ट हैं, स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सभी के सभी डेजर्ट ट्रेड विंड डेजर्ट हैं। ये सभी के सभी डेजर्ट ट्रेड विंड डेजर्ट हैं, व्यापारिक पवन के मरुस्थल हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल व्यापारिक पवन का मरुस्थल है। अब इसमें देखिएगा, इसके द्वारा क्या होगा कि पूरब में वर्षा हो जाएगी, पश्चिम में वर्षा नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट आपको याद रखिएगा, व्यापारी पवन का है। तीसरा याद ये रखना है कि ये सभी के सभी एरिया, यहाँ पे टर्म याद रखना है कि ये विमुख क्षेत्र है। जब भी वर्षा नहीं होगी तो अभिमुख क्षेत्र नहीं होगा, वो विमुख क्षेत्र होगा। सो देखिएगा कि ब्राजील में वर्षा होती है, इधर वर्षा नहीं होती। उसका मूल कारण ये है कि व्यापारिक पवन ब्राजील को फेस करता है और इसके अपोजिट एरिया में विमुख एरिया होता है, लीवर्ड एरिया होता है, वहां वर्षा नहीं होती है। तो ट्रॉपिकल डिजर्ट संबंधित 3 फैक्ट्स आपको जरूर आना चाहिए। एक फैक्ट ये आना चाहिए कि उसका लोकेशन कहाँ है और किस देश में है। दूसरा ये आना चाहिए कि अगर ये डेजर्ट है तो उससे मैकेनिज्म क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा बना है। तो व्यापारिक पवन के कारण बना है और विमुख क्षेत्र में बना है। दूसरा फैक्ट याद हो गया। तीसरी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको जरूर यहाँ पे जोड़ के देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं ले आता हूँ। देखिएगा कि इस एरिया में कभी कभी बुलेट टाइप का मैचिंग आ जाएगा। बिहार रिलेटेड जो आपको जो एस्पेक्ट होता है उसको मैं परिचित कराता हूँ कि वहां पे देखिएगा कि जहां पे भी कोई डेजर्ट है वहां पे एक कोल्ड करंट मिलता है। तो कभी कभी जो क्वेश्चन बनेगा इस दायरे का बनेगा कि आपका वो डेजर्ट और कोल्ड करंट पूछ देगा। इसको देखिए, जैसे इसको आप लिस्ट भी करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, तो यहाँ पे जो आपका करंट है ये एरिया का, वो किनारी करंट है। तो जब भी कोई कोल्ड करंट होगा उसके तटीय क्षेत्र में, चूंकि मॉइस्चर कम करता है कोल्ड करंट, तो वहां पे मरुस्थल हो जाएगा। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो मरुस्थल का नाम लिखें, कौन सा मरुस्थल है, और उसके सामने फैक्ट्स के रूप में महासागरीय जलधारा को लिख दें। महासागरीय जलधारा, तो आपको नजर आ जाएगा सहारा के पास क्या आ गया, किनारी करंट। यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट भी है और कैलिफोर्निया डेजर्ट भी है। वहां पे नाम चेंज करके आपको सोनारन डेजर्ट दे देगा, और उसके पास जो करंट है वो कैलिफोर्निया करंट है। सो सोनारन डेजर्ट जो बना वो किसके कारण बना, ड्यू टू कैलिफोर्नियन करंट बना है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो डेजर्ट है वो अटाकामा डेजर्ट है। यहाँ पे जो करंट होगा वो हम्बोल्ट करंट होगा, या फिर उसे हम पेरू करंट कहेंगे। तो तीसरा मैचिंग बनाएंगे कि अटाकामा डेजर्ट, और वो मैच होता है पेरू करंट से। तो आपको अमेरिका और अफ्रीका का एरिया क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिएगा कालाहारी और नामिक डेजर्ट है, वहां पे देखिएगा जो करंट है, ओशन करंट है, वो बेंगुइला करंट है। बेंगुइला एक महासागरीय जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, और जब भी ठंडी जलधारा होगी तो वहां का तापमान कम हो जाएगा, मॉइस्चर वातावरण में होगा नहीं, वर्षा नहीं होगी। और यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है। तो आपको तीसरे लेवल का इंफॉर्मेशन हमने बताया जो फैक्ट्स के रूप से कॉन्सेप्ट के रूप में जुड़ा हुआ है। तो जहां भी डेजर्ट होगा उसका मूल कारण होगा परमानेंट विंड की कंडीशन, परमानेंट विंड, ट्रेड विंड की कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन होगा वो होगा आपका कोल्ड करंट। तो एक मैचिंग फटाफट बना लीजिए इजीली। कैलिफोर्निया सोनारन डेजर्ट कैलिफोर्नियन करंट, अटाकामा डेजर्ट पेरू करंट,
कैनारी करेंट सहारा डेजर्ट के लिए, बेंगुएला करेंट कालाहारी डेजर्ट के लिए, और विक्टोरिया डेजर्ट जो है आपका वो आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको ऐसा चीज है जो ट्रॉपिकल डेजर्ट से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट हिस्सा है, हमने क्लास के शुरू में बताया कि डेजर्ट 3 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रीजेड। हमने जो पहला एस्पेक्ट जो अभी तक पढ़ाया, चूंकि विक्टोरिया डेजर्ट पूछा हुआ था तो उससे रिलेटेड सभी आयाम को आपको बताया। क्लियर? अब आते हैं दूसरे डेजर्ट की ओर, जो हमारा ये डेजर्ट है टेम्परेट डेजर्ट। राइट? आमतौर पे टेम्परेट डेजर्ट पे बच्चे वो भी डेजर्ट छोड़ के कहीं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं। ये एरिया है यहाँ पे देखिएगा, ये एरिया है पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में है, और मैंने जैसा पहले कहा कि महाद्वीप के पूरब में होता है, तो यहाँ इसके महाद्वीप के पूरब में इसकी स्थिति है। राइट? अब जो देखिए यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका को मैंने छोटा बना दिया है, ऐसा नहीं कि साउथ अमेरिका से छोटा है, मैप के लिए बनाया। और यहाँ पे हमने ये इंडिया बनाया, इंडिया को थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया है। यहाँ से देखिएगा, जब जरूरत है इसको फिर से क्लियर कर दूं जो ज्यादा बेहतर हो, कि मैं साइड से शुरू करूं कि ये हमारा पहला डेजर्ट हुआ। यहाँ पे अफ्रीकन कंडीशन है, और यहाँ से अरब है, और हम जा रहे हैं एशिया की ओर। तो एशिया में देखिएगा, सेंट्रल एशिया में यहाँ पे अराल सागर है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के थोड़ा डीप जाइए, और कुछ ज्यादा माइल्स चाहिए कि आपको वो चीज ना छूटे, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे देखिएगा अराल सागर है, और अराल सागर के दोनों ही ओर यहाँ पे जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है। अभी कजाकिस्तान आपसे पूछा गया, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है। तो वहां पे देखिएगा काराकुम और किजिलकुम, ये मरुस्थल है। ये दोनों जो है शीतोष्ण मरुस्थल है, और महाद्वीप के बीच भाग में है। क्योंकि जब महाद्वीप का स्थिति हो तो सागर से चलने वाली जो हवा है वहां तक नहीं पहुंच पाती है, और जिसके कारण वर्षा कम होती है, आर्द्रता उस क्षेत्र में कम रहा करता है। तो हमारा जो मरुस्थल हुआ, एक पैटागोनिया डेजर्ट हुआ जो अर्जेंटीना का है, और काराकुम और किजिलकुम हमारे जो एरिया है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान का, उस एरिया में है। यहाँ पे देखिएगा, जो अभी हमने शुरू किया था चाइना का एरिया, तो वहां पे आपको तिब्बत का एरिया है, तिब्बत के बाद का एरिया। ये एरिया जो आपको पूछा गया वो तकला मकान डेजर्ट है, तकला मकान डेजर्ट है। सो आपको सब ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर आता है, और उसको कहा गया पश्चिमी चीन का मरुस्थल। और इसके ऊपर जो है आपको मंगोलिया का डेजर्ट आता है, जिसको हम गोबी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसको नंबर दीजिए 1, 2, 3 और 4, मेजर 4 डेजर्ट्स को हमने नाम दिया, और ये महाद्वीपीयता के कारण डेजर्ट के रूप में विकसित हुआ। और दूसरा कारण है, इस एरिया में आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, जब आपका अक्षांश 32, 45 या 60 हो गया, तो यहाँ पे चलने वाला जो विंड होगा, पवन होगा, वो ट्रेड विंड नहीं होगा। वहां पे चलने वाला डेजर्ट जो विंड जो होगा, वो विंड होगा, उस विंड को हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। सो पछुआ पवन के कारण देखिएगा कि इस ओर में वर्षा होगी, यहाँ पे डेजर्ट हो जाएगा। तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखिएगा कि मरुस्थल हो जाएगा, और पश्चिमी भाग में वर्षा हो जाएगी, जिसका अपोजिट हिसाब देखते होंगे कि ऐसा अपोजिट कंडीशन जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में हुआ करता है। टेम्परेट एरिया में देखिएगा कि वहां पे जो वर्षा है वो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिमी एरिया में वर्षा होगा, पूर्वी एरिया में वर्षा नहीं होगा, या फिर महाद्वीपीयता के कारण वर्षा नहीं होती। तो ये आपका जो कंडीशन हुआ वो टेम्परेट डेजर्ट का।
अब टेम्परेरी डिजर्ट से पहले हमने लोकेशन याद कर लिया, तकलामाकान डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, हमारा पैटागोनिया डिजर्ट, काराकोम, किजलकुम डिजर्ट। इन डिजर्ट की लोकेशन को हमने याद कर लिया। फिर उसका कारण याद किया कि वहां पे मरुस्थल क्यों बना। तो उसका पहला कारण हुआ कि यहाँ पे पछुआ पवन का प्रभाव है, जिसके कारण महाद्वीप के पश्चिमी भाग में वर्षा होगा और पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होगी। एक चीज हो गया। दूसरी चीज देखिएगा कि जब दूसरा कारण आता है महाद्वीपीयता, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी में इसको समझिए कि इसको मैं इस रूप में बताता हूँ कि सपोज इतना बड़ा महाद्वीप है और यहाँ भी कोई चीज लोकेटेड है, इधर से भी विंड जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में देखिएगा कि मॉइस्चर खत्म हो जाएगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के कारण, और फिर उस एरिया में मॉइस्चर की कमी के कारण वर्षा नहीं होगी। तो दो कारण हो गया, पछुआ पवन की स्थिति और महाद्वीपीयता की स्थिति। और तीसरा जो कारण है, तीसरा जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट को हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। सो कोल्ड डेजर्ट को हमने कहा कि जहां भी अक्षांश, अब हमने लिखाई दिया था कि उच्च अक्षांशीय या उच्च ऊंचाई के क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट का विकास होता है। तो ये फैक्ट्स एरिया हमने बता दिया है कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड जैसे एरिया जहां पे जल की कमी है, वो एरिया डेजर्ट लोकेशन होता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, डेजर्ट जब हम भी फील करते हैं तो ये समझ लेते हैं कि वहाँ जैविक विकास नहीं होगा या ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ पे वनस्पति का विकास, एग्रीकल्चर का विकास कम होगा। डेजर्ट के विकास में सबसे बड़ी चीज है कि मिट्टी में आर्द्रता होती है और उस आर्द्रता के कारण वनस्पति का विकास होता है। अगर मिट्टी में आर्द्रता 30% से कम है तो जैविक विकास मुश्किल हो जाता है, पौधों का विकास मुश्किल हो जाता है, कृषि विकास मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जल की कमी क्षेत्र में मरुस्थल विकसित हो जाते हैं। अब देखिए जो लास्ट एरिया है जो आपको पूछता है, खास तौर पे मैं बीपीएससी को टारगेट करके जो एरिया को मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अदर पीसीएस और आईएएस एग्जामिनेशन के लिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पैटर्न के अनुरूप आपको बीपीएससी फोकस्ड चीजों को बात कर रहा हूँ। इस मरुस्थलीय क्षेत्र से जनजाति से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके जो ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, उस एरिया में जो आपका ट्राइबल ग्रुप्स है उसके क्वेश्चंस आया करते हैं। तो जैसे एक मैप बना लीजिए, राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ डेजर्ट एरिया का हमने मैप बना दिया और सिर्फ प्रोमिनेंट जनजातियों को हमने मार्क कर लिया कि वो जनजाति किस मरुस्थलीय क्षेत्र का है, कहाँ है। कभी कभी पूछ देगा कि ये जनजाति किस जलवायु प्रदेश का है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो अरब है और इस एरिया में देखिएगा बेदुइन जनजाति है। बेदुइन जनजाति, और इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा शब्द बताता हूँ। यहाँ पे जनजाति ऐसे ही शब्द जैसा है, उसको हम बिनदीबू कहते हैं, बिनदीबू जनजाति। तो दोनों का फर्क ये हुआ कि जो बेदुइन है सहारा और अरब का हो गया, और जो बिनदीबू जनजाति है वो जनजाति आपका ऑस्ट्रेलिया का जनजाति है। यहाँ पे देखिएगा जो कालाहारी मरुस्थल है उस एरिया में बुशमैन हुआ करते हैं, बुशमैन ऑफ कालाहारी। इस एरिया को मार्क कर लेंगे तो आपको जो डेजर्ट एरिया के जनजाति हैं उनका जो मुख्य जीवन होता है वो नॉमेडिक होता है, पशुपालन होता है, पशुपालन नहीं, पशुचारण होता है। वो पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो देखिएगा कि जनजाति वर्ग जोड़ देगा या पूछेगा कि वो जनजाति कौन सा काम करता है, किन आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो बिनदीबू, कालाहारी डेजर्ट का जनजाति, विक्टोरिया डेजर्ट का जनजाति, ऐसे जनजातियों को हमने सामने लाया। वेस्टर्न राजस्थान देखिए वहां पे सहारिया जनजाति है। ऐसे कुछ लोकल जनजातियों को इंडिया में करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट सीरीज हमने पूर्णतः प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपके सामने लाया और ये था डेजर्ट। तो
इस सीरीज में क्या करेंगे, हमने जितनी कुछ बता दिया आपको, 3 प्रकार के डेजर्ट होते हैं विश्व में। तीनों प्रकार के डेजर्ट का लोकेशन पहले याद कर लें। उसके बाद क्या करें कि उस डेजर्ट का लॉजिक याद कर लें कि वहीं पे क्यों है। अगर 30 से 45 से 60 के बीच पूरब तक भी है तो पूरब में क्यों है, अगर 20 से 40 पश्चिम में है तो पश्चिम में क्यों है। अगर एक लॉजिक भी आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो, डेली प्रयास हो, और मैं जितनी बात को आपको इस कॉन्सेप्ट सीरीज में लाऊं, अगर थोड़ा सा आधे घंटे भी टाइम दे दें, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, तो मेरा ख्याल है कि जो जितने भी 40 टॉपिक्स हैं उससे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका जरूर बन जाएगा। सो ये पहले डे जो फर्स्ट सेशन को मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। आपसे फिर सेकंड सीरीज में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को डिसकंटिन्यू करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज से जुड़ने के लिए। और जब कभी ये यूट्यूब पे आ रहा है लेक्चर, आपको अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोगों से भी फीडबैक मैं चाहूँगा कि ये सारे सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल है और किन किन चीज़ों को करके हम बेहतर कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि हम रिमेनिंग 30 to 40 टॉपिक को कर लें तो हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।